2025 में जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 242 नहीं, याद रखिए, 243 सीटों पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी। जो लोग चुनाव लड़ेंगे उसमें 2/3 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो पहले से ना राजनीति में हैं या ना राजनीति में कभी चुनाव लड़े हैं। नए लोग आपको दिखेंगे, वो समाज से मत कर निकाले गए लोग होंगे। उनका चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी हमने समाज में जारी की है। आपने अमेरिका में अभी प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, आपने कभी ये पढ़ा सुना कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का टिकट कौन देता है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट होंगे, टिकट कौन दिया? ये टिकट देने की एक प्रक्रिया है, कोई व्यक्ति नहीं देता है। वहां पर जिसको भी रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार होना है, डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार होना है, वो अपना एप्लीकेशन देता है, वो खड़ा होता है और समाज के सामने अपना प्रोग्राम बताता है कि हम रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हमारा समर्थन कीजिए, हम अगर उम्मीदवार बनेंगे तो हम ऐसे डेमोक्रेटिक पार्टी को हराएंगे और ऐसे अमेरिका को आगे बढ़ाएंगे। ये व्यवस्था जनसुराज बिहार में लागू करेगी। किसके साथ चुनाव होगा? आ रहे हैं किसके साथ होगा। आप बहुत तुरंत 2020 का जमाना है, आप लोग को तुरंत आंसर चाहिए। अभी पूछा कैंडिडेट का मानक क्या होगा, मानक सुनने से पहले किसके साथ चुनाव होगा, वो जब तक बताएंगे नहीं तब बताइए कि अभी कैबिनेट में कौन आएगा। तो जनसुराज भी हर विधानसभा क्षेत्र से 5 से 7 ऐसे लोगों का नाम दिसंबर से पहले जारी करेगा जिसको हम संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, ताकि क्षेत्र की जनता 1 बरस तक उस शख्स के साथ काम करके, देखकर, सुनकर, परखकर और हर 3 महीना पर उसका रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे कि ये जो 7 हैं इसमें क्षेत्र की जनता, आगियाओं की जनता, बड़हरा की जनता बता रही है कि ये आदमी सबसे अच्छा उम्मीदवार है। और 1 बरस के इस प्रयास के बाद जो नंबर 1 पर आया, जिसको क्षेत्र की जनता ने चुना, वही जनसुराज का उम्मीदवार हो गया। तो ये चुनाव की प्रक्रिया है। आपने पूछा चुनाव लड़ाई किससे होगी? लड़ाई स्वाभाविक है एनडीए से होगी। इसलिए होगी एनडीए से कि अभी अगर लोकसभा का चुनाव का नतीजा देखिए तो करीब 176 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए आगे है। तो हम लोग की लड़ाई सीधे तौर पर एनडीए से होगी। आरजेडी यहाँ तीसरे नंबर का दल होगा। पूर्ण सवाल है, आपने कल कहा है कि 40 जनसुराज गठबंधन भी करेगी आने वाले समय में। 243 पद जनसुराज लड़ेगा तो गठबंधन करेंगे, 500 सीट उसके आगे बढ़ा रहे हैं विधानसभा में। नहीं, मतलब गठबंधन में लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? जब बोला कि जनसुराज 243 लड़ेगा तो गठबंधन और जनसुराज में अगला चुनाव होगा, आप देखते जाइए। नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर सवाल है। भोजपुर में आई बनी, भोजपुर में आई बनी पे लड़ा जाता है और बिहार में पॉलिटिक्स अलग होता है, समीकरण अलग होता है। मेरे भाई ऐसा है, यहाँ एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनके सहयोगी दल हैं भाजपा। ठीक है, बिहार में पिछले 30 वर्षों से लालू नीतीश का राज है और बिहार की बर्बादी के लिए लालू नीतीश जिम्मेवार हैं। लेकिन उनसे बड़ा दोषी भी कांग्रेस और भाजपा है। क्यों है, इसको ध्यान समझिए। लालू जी चाहे बिहार के जितने बड़े नेता हों, अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार बिहार अपने दम पर जीत कर आए हैं। बाकी सारे समय बिहार को चलाने, लूटने का जो उन्होंने काम किया वो कांग्रेस की बैसाखी से किया। कांग्रेस ने वो बैसाखी लालू जी को दी कि बिहार की जनता से जनमत नहीं होने के बाद भी लालू जी 15 वर्ष तक यहाँ राज कर पाए, कांग्रेस की मदद से। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको दिल्ली में 10, 15, 20 सांसदों का लालच था। 15-20 सांसदों की लालच में उन्होंने बिहार और बिहार के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में गिरवी रख दिया। यही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश बाबू आज तक जीवन में बिहार में कभी जीते ही नहीं है। इस विधानसभा में उनको 42 विधायक है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं कैसे हैं? क्योंकि पीछे से भाजपा वाला अपना बैसाखी दिए हुए है। तो एनडीए से लड़ाई इसलिए है कि चेहरा नीतीश कुमार हैं और दोनों बैसाखी दिया है भाजपा वाला। तो ये लोग और क्यों नीतीश को आगे किया है? 12-15 सांसदों के लालच में। क्या भाजपा को नहीं पता है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है? मोदी जी जिस विकास की बात कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि बिहार में क्या हो रहा है? उनको सब पता है। मनमोहन सिंह को भी पता था, लेकिन उनको ये भी पता है कि 12-15 को सांसद चाहिए तो बिहार मरता हो मरे, बिहार के बच्चे पलायन करते हो करे, हमको 15 को सांसद बिहार से आता रहे, बिहार का जो होना है हो। इसलिए यहाँ के दोषी
लालू और नीतीश हैं, लेकिन गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा है। प्रशांत जी, और लोगों के पूछे थे वालों की ना स्पेशल पैकेज को लेकर कोई स्टांस नहीं है। ये लोगों को, बिहार की जनता को भ्रम फैलाने वाले बात लोग हैं। आप कह रहे हैं कि स्पेशल पैकेज है। स्पेशल पैकेज का मतलब क्या है? आपको केंद्र सरकार की योजनाओं में जो केंद्र का कंट्रीब्यूशन है वो 60 के बजाय बढ़ के 80 या 90 हो जाएगा। कुछ जो इंडस्ट्री यहां लगेगी उसमें कुछ रियायत मिल जाएगी। आपको बता रहा हूं आंकड़ा, ये आप लोग तो कुछ पढ़ते देखते हैं नहीं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिहार सरकार ने 51,000 करोड़ रुपया सरेंडर किया है, अपना पैसा, जो पैसा हम लोग को मिल सकता था। 51,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने सरेंडर किया है, क्योंकि यहाँ पर इतने काहिल अफसर और सरकार है कि जो पैसा मिल रहा है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और जो पैसा आया उसमें 30% 40% चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। तो ज्यादा पैसा आ जाएगा तो ज्यादा चोरी करेगा, उससे कैसे सुधार हो जाएगा? भाई, आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर 50,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और 50 गरीब का बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है। अगर 50,000 करोड़ के बजाय 70,000 करोड़ मिलने लगेगा तो क्या उससे बिहार की व्यवस्था सुधर जाएगी? भाई, आप अपना घर नहीं सुधारिएगा, अपनी पात्रता नहीं सुधारिएगा, तो कितना भी कोई पानी डालेगा तो बाल्टी अगर आपका चू रहा है तो कितना भी पानी डालेगा उसमें पानी टिकने वाला है। और इनको विशेष राज्य का दर्जा का ध्यान कब आता है? जब चुनाव आता है। भाई, अभी तो एनडीए की सरकार यहां पर भी है और केंद्र में भी। काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हो? काहे नाटक कर रहे हो? छोड़िए विशेष राज्य का दर्जा का बात। हमने कहा कि सबको मालूम है कि अभी केंद्र में जो सरकार है वो नीतीश के समर्थन से के बगैर नहीं चल सकती है, माइनॉरिटी है। आपने कहीं सुना कि नीतीश कुमार ने यह कहा कि भाई बिहार में बंद चीनी मिलों को आप चालू कीजिए, हम लोग आपको केंद्र में समर्थन देंगे? नीतीश कुमार को फुर्सत है? वो जाकर वहां दिल्ली बतिया रहा है कि हमारा मिनिस्टर कौन बनेगा, हमको सीट कैगो मिलेगा, 25 के बाद हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन 25 के बाद मुख्यमंत्री हमको खाली घोषित कर दो, हम तुमको समर्थन देंगे। आपने कहीं ये सुना कि नीतीश कुमार ने कहा हो कि चीनी मिल चालू होगा बिहार में तब हम समर्थन देंगे? आपको क्या लगता है, अगर केंद्र की सरकार को यह कह दिया जाए कि बिहार के सांसद आपको तब समर्थन करेंगे जब केंद्र यहाँ के चीनी मिल चालू हो, तो चीनी मिल चालू होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आप बता दीजिए। अगर न भी हो, कम से कम कल एक टास्क फोर्स बनेगा, कल उस पर विवेचना शुरू होगी, कल चर्चा शुरू होगी कि चीनी मिल कैसे चालू किया जाए। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, चीनी मिल चालू कराने के लिए कंडीशन काहे नहीं रखे? क्यों नहीं रखे? यहाँ पर तो आपको अपनी कुर्सी प्यारी है, आपको फुर्सत कहाँ है बिहार के लोगों के बारे में सोचने का? बिहार का आदमी तो जाति के नाम पर आपको वोट दिए देगा, आपका है ये बंधुआ मजदूर। प्रशांत जी, एक सवाल है। अभी तेजस्वी यादव 10 तारीख से यात्रा पे निकल रहे हैं, इसको आप कैसे देखें? कैसे देखें? आप बताइए, आप बताइए, वैसे देख ले। ये हम तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा पर क्या निकलेंगे? 25 गाड़ी आगे 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 को फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। कहता है 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। नीतीश कुमार खड़ा हुआ गांधी मैदान में, आदमी कहता है कि हम 20 लाख नौकरी दे देंगे। यह आंकड़ा याद रखिए, बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 75 वर्ष में जितने लोगों को सरकारी नौकरी अभी मिली हुई है, टोटल संख्या है 23 लाख। 23 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। ये बेवकूफ बनाने वाले नेता कह रहे हैं कि हम 10 लाख 1 साल में दे देंगे। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक हर आदमी की काउंटिंग कीजिएगा तो सिर्फ 23 लाख लोग, 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। और कहता है हम सरकारी नौकरी देकर बिहार को सुधार देंगे। अगर मान भी लिया जाए कि दे देगा तो 98% आदमी को तो नौकरी से कोई लेना ही देना नहीं, ना है ना होगा। तो उसकी यात्रा को क्या देखें भाई? तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? तेजस्वी यादव ने समाज के लिए कौन सा ऐसा पराक्रम किया है जिसके लिए हम उस पर टिप्पणी करें? तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव का दल है आरजेडी, तो उसके वो नेता हैं। आपका अपना दुकान है तो आपका लड़का उस दुकान का मालिक बन जाएगा कल, उसके लिए उसको कुछ परिश्रम तो करना नहीं है।
लेकिन दुकान से लोग सामान खरीदने आए तब ना आपको कुछ उसकी क्षमता विद्युता देखी जाएगी। तेजस्वी यादव आरजेडी के लीडर हैं और वो लीडर इसलिए हैं कि वो लालू यादव के लड़के हैं, इतनी उनकी पहचान है। इसके आगे की पहचान उनको बनानी है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, करके कुछ दिखाना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। ना विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है, तोप छोड़ा है। जो आदमी मुख्यमंत्री, देखिए मैं ये नहीं मानता हूं कि डिग्री पाने से कोई आदमी समझदार हो जाएगा। हम लोग के माँ बाप, दादी, हर परिवार में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत समझदार हैं। परिस्थितिवश आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया है। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, न शब्दों का समझ है। जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते हैं जमीनी नेता है। इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। ये ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ भगवान को आकर ज्ञान मिला है। बुद्ध महावीर जहां पैदा हुए वहां पर अनपढ़ और लंपटों को हम लोगों ने नेता मानकर और अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे हैं। और ऐसा मान लिया है कि समाज में कोई पढ़ा लिखा बचा ही नहीं है। नीतीश कुमार एक इंजीनियर हो गया तो लोग बता रहा है कि इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। अरे भाई, बिहार के हर गांव में नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है। जरूरत है कि उन बच्चों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनको मौका दिया जाए। इनका कोई बपौती है, यही रहेंगे। 2025 के चुनाव में कितने % महिलाओं को जन स्वराज उतारने वाली है चुनावी मैदान में? जातीय जनगणना के हम पक्ष में हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए। कोई भी गणना, सर्वे जो सरकार कराना चाहे जिससे कि समाज के अलग अलग वर्गों की जानकारी, स्थिति के बारे में जानकारी मिले, वो होना चाहिए। लेकिन जाति जनगणना हो जाने से सबकी स्थिति अगर सुधर जाती तो कोई ये पूछ नहीं रहा है कि भाई आजादी के बाद से अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST समाज की तो गणना हो रही है, फिर उसकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? बिहार में आपने जाति जनगणना करा लिया, आपने घोषित किया कि हर परिवार को 2 लाख रुपया देंगे। जरा बताइए किस किस परिवार को 2 लाख रुपया मिला है भैया? भाई, महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने कहा ना जातिगत जनगणना हो गया, तो 30 वर्ष से जिन पिछड़ों को बेवकूफ बनाकर उनके नाम की इन्होंने राजनीति की, उन्हीं के सर्वे ने बताया कि उसके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इन लोगों ने उसके बाद कहा कि हर परिवार को 2 लाख रुपया देंगे। ये बात पत्रकार भी भूल गए। कोई नहीं पूछ रहा भाई वो 2 लाख रुपया का क्या हुआ, वो 2 लाख रुपया कब दोगे? जल्दी दो, जल्दी दो 2 लाख रुपया प्रति परिवार। जैसे तेजस्वी यादव ने कह दिया 10 लाख नौकरी दे देंगे, वैसे नीतीश कुमार ने कह दिया हर परिवार को 2 लाख रुपया दे देंगे। कहां से दे दोगे भाई? सैलरी का तुमको पैसा नहीं है, केंद्र सरकार से भीख मांग रहे हो, तब तुम्हारा सरकार चल रहा है। ऐसी दुर्दशा आपने बिहार की बना दी है। और आप 2 लाख रुपया दे दीजिएगा हर परिवार को, कैसे दे दीजिएगा? और अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, हम लोग आपका करेंगे, आपका सम्मान करेंगे अगर आप ये कर दीजिएगा तो। जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन उससे देश के, राज्य के विकास की सारी कुंजी है वो, ऐसा बात नहीं है। ये तो ऐसे हुआ कि आप कहिए कि हम लाइब्रेरी में जाएंगे और जाकर बस आइंस्टीन बन जाएंगे। अरे भाई, लाइब्रेरी में किताब है,
वो किताब होने से आप आइंस्टीन थोड़े ना हो जाइएगा। किताब को पढ़िएगा, पढ़कर कुछ कीजिएगा तब ना कुछ समझदारी होगी। राहुल गांधी का आपने नाम लिया, तो राहुल गांधी की पार्टी की सरकार रही है करीब करीब 50-55 साल। ये ज्ञान उनको आज हुआ है कि जातिगत जनगणना से ही देश का विकास होगा। अगर ये ज्ञान उनको पहले था तो पहले ही कर देते, हम लोग सबका कल्याण हो गया होता। और मान लीजिए कि आज उनको ज्ञान हुआ, ये भी बात हो सकती है भाई आज उनको पता चला, आदमी हर रोज सीखता है। तो अगर आज ज्ञान हुआ है तो छोड़िए देश का बात, कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में 3 जगह कांग्रेस की सरकार है। वहां पर तुरंत जातिगत जनगणना कराना चाहिए और कराकर कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की गरीबी को दूर कर देना चाहिए। पूरा देश नतमस्तक होकर राहुल गांधी को मान लेगा कि ये भगवान के भेजे हुए नए दूत हैं। इनके पास वो कुंजी है, वो तरीका है कि भाई जातिगत जनगणना होगा, गरीबी खत्म हो जाएगा खटाखट। कल आपने कहा था कि 40 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारिएगा। अगर 40 सीटों पर आरजेडी अगर कैंडिडेट उतारती है मुस्लिम, तो आप क्या करेंगे? मेरे भाई, मैंने कोई मुसलमानों के नजरिए से नहीं कहा है। जो जन स्वराज का फॉर्मूला है, जन स्वराज सिर्फ काबिल आदमी को चुनाव लड़ाएगा। हमारे लिए काबिलियत पैमाना है, लेकिन हर समाज में चुनाव तो 243 आदमी लड़ेगा और बिहार में काबिल तो लाखों लोग हैं। तो उसमें से किस समाज के कितने काबिल लोगों को लिया जाए, उसके लिए यह फॉर्मूला बनाया गया कि जिस समाज के लोगों की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी, उस समाज के उतने काबिल लोगों को भागीदारी मिल जाएगी। उस हिसाब से मुसलमानों की आबादी अगर 18% है तो करीब करीब 40 सीट पर काबिल मुसलमान आदमी लड़ना चाहिए। हमने आरजेडी को लेकर दूसरी बात कही, हमने ये कहा कि 30 बरस से जिस समाज के वोट से ये अपना लालटेन जला रहे हैं, जिस समाज के ये हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं, दावा करते हैं, उसके लिए उन्होंने किया कुछ नहीं। लेकिन अब चलो तुमको चुनौती देते हैं, तुम बता दो कि जो 40 सीट दोगे तो हम वहां पर छोड़ देंगे, हम मुस्लिम वहां पर उम्मीदवार नहीं देंगे, वहां हम हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास तो हर समाज का काबिल आदमी है। लेकिन इनका दम नहीं है। हमने कहा अगर वो चुनौती स्वीकार कर ले तो पहले देकर दिखाएं। भैया, जहां सबसे ज्यादा मुसलमान होता है वहां जाकर खुद चुनाव लड़ते हैं ये लोग। इनके भाई जहां चुनाव लड़े थे, जरा जाकर देखिए कि उस क्षेत्र में कितने मुसलमान, जो जितना बड़ा नेता है आरजेडी का, वो खोजता है कि यहाँ मुसलमान कितना है ताकि हमको मुफ्त का वोट मिल जाए। इसलिए ये चुनौती दी है और अगर चुनौती स्वीकार करेंगे तो हम मान भी लेंगे। कटिहार एक जिला है, आपने सुना होगा, कटिहार में 47% मुसलमान है, वहां आरजेडी ने एक भी मुसलमान को टिकट कभी नहीं दिया है। ये तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। जहां मुसलमानों की आबादी है वहां पर उसको टिकट नहीं देंगे, जहां मुसलमानों की आबादी नहीं होगी वहां टिकट दे देगा, हार जाएगा, और जहां मुसलमानों की आबादी होगी वहां खुद चुनाव लड़ते हैं। आरक्षण को लेकर सर आरक्षण को लेकर प्रशांत किशोर का क्या सोच है? आरक्षण को लेकर प्रशांत किशोर की सोच ये है कि जो संवैधानिक व्यवस्था आरक्षण को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में है वो बनी रहनी चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि संविधान में तो इसका प्रोविजन 10-20 साल के लिए किया गया था, इसको इतना लंबा क्यों चलाया जा रहा है? तो संविधान में ये व्यवस्था 10-20 साल के लिए इसलिए की गई थी कि जब 10-20 साल में समाज के वो वर्ग सामान्य वर्गों के बराबर आ जाएंगे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आए। तो आरक्षण की व्यवस्था तब तक चलनी चाहिए जब तक जिन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो सामान्य वर्गों के बराबर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से उनके बराबर ना हो जाए। मान लीजिए कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम शुरू किया गया 1980 में, तो अगर गरीबी 5 वर्ष में 10 वर्ष में नहीं हटी तो क्या गरीबी हटाने का कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा? आपको रोग है, आपको डॉक्टर ने दवा दी कि आप 2 महीना खाइए ठीक हो जाइएगा, लेकिन अगर 2 महीना में रोग ठीक नहीं होगा तो दवा खाना छोड़ दीजिएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में है वो बनी रहनी चाहिए, तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक जिन वर्गों को इसका लाभ मिल रहा है उनकी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति सामान्य वर्गों के बराबर न हो जाए। एक आखिरी सवाल है सर। नमस्ते हमारे प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ऐसा ही हमारे साथ प्यार बनाए रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और
आप लोगों के लिए ऐसा ही रेगुलर वीडियो डेली आते रहेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।